जादुई केक की खेती। गांव में दिनेश का एक खेत था। उसकी जमीन बड़ी ही उपजाऊ थी। किसी भी प्रकार की खेती करके उसे अच्छी ही फसल निकलती थी। एक बार दिनेश ने चावल की खेती की थी। फसल भी बड़ी अच्छे से आई थी। दिनेश और उसका परिवार बहुत ही खुश था। 2 दिनों में फसल की कटाई थी और उसके बेटे सोनू का जन्मदिन भी था। पिताजी, इस बार मैं मेरे जन्मदिन पर सारे दोस्तों को बुलाऊंगा। और पिताजी, मुझे ना बड़ा सा केक चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। तुम्हारा जन्मदिन हमारे लिए शुभ है। उसी दिन फसल की कटाई भी होगी और हमारे पास अच्छे पैसे आएंगे। इस तरह से दिनेश फसल के लिए बड़ा खुश था। तो सोनू अपने जन्मदिन के लिए। दूसरे दिन गांव में सुधीर नाम का एक बिल्डर आता है। सुधीर दिनेश का खेत देखता है। उसका खेत रास्ते से लगकर था, इसलिए सुधीर को दिनेश का खेत पसंद आता है। वो उस खेत को दिनेश से खरीदना चाहता था। उस वक्त दिनेश खेत में ही था। सुधीर उसके पास जाता है और कहता है, मैं आपको इस खेत की मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ये खेत आप मुझे बेच दीजिए। धूप में मेहनत करने से अच्छा है आराम से जिंदगी बिताओ मेरे दिए हुए रुपयों से। अरे आपके जैसे कितने बिल्डर आए और चले गए, पर मैंने मेरे खेत को अभी तक नहीं बेचा और ना ही कभी बेचूंगा। मुझे मेहनत करना ही पसंद है और ये खेत बस खेत नहीं बल्कि मेरी माँ है। समझे? अब चले जाओ यहाँ से। इस तरह से दिनेश खेत बेचने से मना करता है। सुधीर इस बात से बड़ा ही नाराज होता है, लेकिन वो भी कुछ भी करके सुधीर के खेत को हासिल करने का ठान लिया था। वो दिनेश का बच्चा मुझे मामूली समझता है क्या? बाकी बिल्डर और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। एक बार मेरी नजर जिस जगह पर पड़ती है, उस जगह को मैं किसी भी हद तक जाकर हासिल करके रहता हूँ। अब तो उस दिनेश के बुरे दिन शुरू हो गए, समझो। दूसरे दिन सुधीर दिनेश के घर गुंडे भेजता है उसे धमकाने के लिए। अरे ओए दिनेश, चुपचाप हमारे सुधीर साहब की बात मान जा, नहीं तो तेरा और तेरे परिवार का हाल बेहाल कर दूंगा मैं। अरे जाओ जाओ यहाँ से। तुम जैसे पालतू गुंडों से मैं नहीं डरता। मेरे पुकारते ही सारा गांव इकट्ठा हो जाएगा। फिर देखते हैं कि किसका हाल बेहाल होता है। ना सुनने पर गुंडे गुस्से से दिनेश को मारने लगते हैं। तब दिनेश चिल्लाने लगता है। सारे गले दिनेश की आवाज सुनकर उसके घर इकट्ठा होते हैं और सारे गुंडों की धुलाई करते हैं, जिस वजह से गुंडे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जब यह बात सुधीर को पता चलती है तब वो आग बबूला होता है। उस रात वो दिनेश के खेत को ही आग लगा देता है। उस रात वो दिनेश के खेत को ही आग लगा देता है, जिस वजह से सारी फसल जलकर खाक हो जाती है। दिनेश अपनी जलती हुई फसल को देखकर दुखी होता है। दूसरे दिन सोनू पिताजी से कहता है, पिताजी, चलिए ना, केक खरीद कर लाते हैं। आज मेरा जन्मदिन है। आप भूल गए क्या? चलिए ना पिताजी। कैसा जन्मदिन बेटा, हम तो बर्बाद हो चुके हैं। अब कोई जन्मदिन नहीं मना सकते हम। सोनू ये बात सुनकर बहुत दुखी होता है। सोनू को जब सारी बातें पता चलती है तब वो खेत में जाता है और रोते हुए कहता है, आज मेरा जन्मदिन, पर देखो, मेरे जन्मदिन के दिन ही मेरे पिताजी का कितना नुकसान हो गया। अब ये जन्मदिन हमेशा बुरा दिन बनकर हमें याद रहेगा और मेरे पिताजी कभी मेरा जन्मदिन नहीं मनाएंगे। इस तरह सोनू रोते रहता है कि तभी वहां एक परी प्रकट होती है और वो कहती है, रो मत सोनू, तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। अब देखो मेरा जादू। वो परी अपनी जादू से खेत में केक की खेती करती है, जिस वजह से खेत में ढेर सारे केक उगाते हैं। सोनू ये देख बड़ा ही खुश हो जाता है। तब परी कहती है, अब तो तुम्हारे पास केक ही केक है। ये केक बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर तुमने इसे बाजार में बेचा तो तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे। ऐसा कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। सोनू घर जाकर दिनेश को केक की खेती के बारे में बताता है। दिनेश को पहले तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, पर जब वो खुद की आंखों से देखता है तो वो भी चकित हो जाता है। दिनेश और सोनू
उन सारे केक को बेच देते हैं और जितना भी नुकसान दिनेश का हुआ था उस वजह से वो भर जाता है। उस दिन सोनू का धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन जब ये बात सुधीर को पता चलती है, अरे इस दिनेश के ऊपर जितने भी मुश्किलें लाऊं ये तो झुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार फसल जलने के बाद पैसों के लिए वो मेरे पास चला आएगा। पर नहीं, चलो अब उसके खेत को ही बंजर बना देता हूँ। ऐसा सोचकर एक बार फिर से सुधीर केमिकल लेकर दिनेश के खेत जाता है। खेत में केक की फसल देखकर वो भी हैरान हो जाता है। तब वो सारे खेत में केमिकल डालने की कोशिश करता है, लेकिन सुधीर नीचे गिर जाता है और सारे केक बारी बारी से उस पर टूट पड़ते हैं। तब तो सुधीर भूत भूत कहते हुए वहां से भाग जाता है और दोबारा वापस कभी नहीं आता। इस तरह से दिनेश का खेत बच जाता है और वो खुशी खुशी से रहने लगता है। इस तरह से दिनेश का खेत बच जाता है और वो खुशी खुशी से रहने लगता है। प्रिमिटिव अंडरग्राउंड हाउस। रमेश और नितेश नाम के दो भाई रामपुर नाम के गांव में रहते थे। एक दिन रमेश अपने भाई नितेश के परिवार को घर से बाहर निकालते हुए कहता है, सुन नितेश, आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। ये सारी जायदाद अब मेरी है। अब तुम्हारा इस जायदाद पर कोई हक नहीं है। रमेश एक लालची इंसान होता है जो कि अपने खुद के भाई का भी भला नहीं सोचता। वो सारी जायदाद चुपके से अपने नाम करके अपने भाई नितेश को घर से बाहर निकलवाता है। रमेश की ये बात सुनकर नितेश कहता है, पर भैया, मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? जायदाद नहीं, पर कम से कम रहने के लिए एक घर तो देते। अरे गांव के बाहर जो बंजर जमीन है ना, वहां जाकर रहो तुम अपने परिवार के साथ। लेकिन यहाँ पे रहकर मेरा दिमाग मत खाओ। अब मुझे कुछ और नहीं सुनना, नहीं तो मैं वो जमीन भी तुमसे छीन लूंगा। नितेश अपने परिवार को लेकर उस बंजर जमीन पर रहने के लिए जाता है, जहां पर कोई भी घर नहीं था। चारों तरफ बस बड़े बड़े पत्थर ही पत्थर पड़े थे। ये सब देखकर नितेश की पत्नी नीना कहती है, अजी, यहाँ तो कोई भी घर नहीं है और यहाँ हम घर बांध भी नहीं सकते। इन बड़े बड़े पत्थरों को कैसे उठाएंगे? आपके भाई ने हमारे साथ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो दोनों भी एक बड़े से पत्थर पर बैठकर सोचते रहते हैं कि तभी एक चूहा जमीन के अंदर से आकर नितेश के पैरों को काटते रहता है। तब नितेश कहता है, अरे हट हट, ये चूहा भी ना काट दिया मेरे पैरों को। पर यहाँ बंजर जमीन पर ये चूहा क्या कर रहा है? यहाँ तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। नितेश इस तरह सोचते रहता है कि तभी वो चूहा फिर से आकर नितेश के पैरों को काटने लगता है। तब तो नितेश उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। चूहा भागते भागते एक बड़े से सुरंग में जाता है। नितेश नीना को बुलाते हुए कहता है, अरे नीना, जरा यहाँ तो आना। देखो, यहाँ पर एक बड़ी सी सुरंग दिख रही है। नीना नितेश के पास जाती है और दोनों भी सुरंग के अंदर आते हैं। सुरंग से जाते जाते वो दोनों एक अंडरग्राउंड में पहुंचते हैं। तब नितेश कहता है, अरे नीना, आज से हम यहीं पर घर बनाकर रह सकते हैं। पर हमारे पास तो एक भी पैसे नहीं है, फिर यहाँ हम कैसे घर बनाएंगे? अरे नीना, जंगल में जो चीजें मिलते हैं ना, हम उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके प्रिमिटिव स्टाइल में अपना घर बनाएंगे। उसके लिए कोई खर्चा नहीं लगता है, बस मेहनत करने की जरूरत है। ये कहकर नीना और नितेश घर बनाने के लिए चीजें ढूंढ कर लाते हैं और बड़ी ही मेहनत से कुछ ही दिनों में वो प्रिमिटिव अंडरग्राउंड हाउस बनाते हैं और उसी घर में रहने लगते हैं। तब नितेश नीना से कहता है, नीना, आखिरकार हमारे रहने का इंतजाम हो गया। बस अब कुछ काम मिल जाए तो खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। अगर ये जमीन खेती के लायक होती तो हमें कोई भी चिंता नहीं होती। पर क्या कर सकते हैं? आपके भाई ने जो धोखा किया है, वो तो कोई दुश्मन भी ना करे। अरे अब छोड़ दो वो सब बातें, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। वे दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी वो चूहा फिर से उनके प्रिमिटिव अंडरग्राउंड हाउस में आता है और वहां पर इधर उधर करने लगता है। तब नितेश उस चूहे को भगाने की कोशिश करता है। तब वो चूहा भागते भागते एक बिल में घुस जाता है। उस बिल में से थोड़ी रोशनी आती हुई दिखाई देती है। नितेश जब वहां जाकर देखता है तब वहां पे एक हीरा होता है। हीरे को देखकर नितेश कहता है, अरे अरे नीना, इस बिल में तो एक हीरा है, लेकिन ये हीरा यहाँ कैसे?
नितेश उस हीरे को निकालकर देखता रहता है। नीना भी उस हीरे को देखकर चौंक जाती है। फिर नितेश अंडरग्राउंड में ही उस बिल में ताक झांक करने लगता है। तब उस बिल में एक दीवार दिखाई देती है और उस दीवार के पीछे कुछ लोगों के बातें करने की आवाज आती है। नितेश जब दीवार में लगे एक होल से देखता है तब उसे सारी बात समझ आती है। अरे ये लोग तो स्मगलर है, स्मगलर, जो स्मगलिंग करके हीरे यहाँ अंडरग्राउंड में छुपा कर रखते हैं। मुझे अभी पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। ये कहकर नितेश तुरंत ही पुलिस को फोन लगाता है और स्मगलर्स की सारी जानकारी देता है। पुलिस भी तुरंत वहां आती है और अंडरग्राउंड जाकर सारे स्मगलर्स को पकड़ लेती है। तब पुलिस कहते हैं, थैंक यू वेरी मच नितेश, तुम्हारी वजह से आज इस बड़े हीरे के स्मगलर्स को हम पकड़ सके हैं। तुम्हें इसके लिए 10% इनाम मिलेगा। पुलिस स्मगलर्स को पकड़कर ले जाती है और जेल में डाल देती है। नितेश को पुलिस की मदद करने के लिए 10% का इनाम, जो बहुत सारी राशि होती है, मिलता है। उसी के साथ जो हीरा चूहे से नितेश के घर में गिरा था वो उसे बेचकर पैसे कमाते हैं। बाद में जेसीबी से बड़े बड़े पत्थरों को वो उठाता है और उस बंजर जमीन को खोदकर खेती के लायक बनाता है। इस तरह से नितेश और उसकी पत्नी उसी प्रिमिटिव अंडरग्राउंड हाउस में रहकर खेती का काम करने लगते हैं और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। गरीब की लकड़ी की कार। चिंटू नाम का एक लड़का खुले मैदान में खेल रहा था कि तभी एक धनिक का बेटा मुन्ना अपनी खिलौने की कार के साथ वहां आता है। उसकी कार को देखकर चिंटू कहता है, अरे मुन्ना, तुम्हारी कार तो बहुत ही अच्छी है। एक बार मैं भी खेलना चाहता हूँ इस कार से। ओए ओए चिंटू, दूर रहे मेरी कार से। तुम्हारी वजह से मेरी कार खराब हो सकती है, गरीब कहीं का। गरीब ये शब्द सुनते ही चिंटू को बहुत गुस्सा आता है और मुन्ना की कार को वो पत्थर से मारने लगता है। जब मुन्ना उसे रोकता है तो चिंटू उसे मारता है और मारकर भाग जाता है। ये सारी बात चिंटू के माँ गीता को पता चलती है और वो बाजार से घर जाकर गोपाल से कहती है, अजी सुनते हो? चिंटू घर आया क्या? कहाँ है चिंटू का बच्चा? कहाँ छुप कर बैठा है? अरे अरे गीता, इतने गुस्से में क्यों हो? आखिर क्या किया चिंटू ने? बहुत ही बड़ा काम किया है जी उसने। उसने मुन्ना को मारा और उसकी कार भी तोड़ दी। गीता बहुत ही गुस्से में रहती है कि तभी चिंटू वहां आता है। उसे देखते ही गीता उसे मारने लगती है। मत मारो माँ, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, इसीलिए मैंने मारा। लेकिन मुझे माफ कर दो माँ, मुझे मत मारो। इस तरह वो चिंटू रोते रोते कहता है। तब गोपाल अपनी बीवी को रोकते हुए कहता है, अरे गीता रुक जाओ, पहले सारी बात क्या है वो तो समझ लो। गोपाल गीता को रोकता है और चिंटू से सारी बात जान लेता है। चिंटू की बात सुनकर गोपाल कहता है, बेटा, हम गरीब ही तो है, पर हमें ऐसे गरीब होने में बुरा मानने की कोई बात नहीं है बेटा। वक्त एक जैसा नहीं रहता है। अगर हम मेहनत करके आगे बढ़ेंगे तो हम भी गरीब से अमीर बन सकते हैं। हमारी वजह से उनका नुकसान हुआ है बेटा। मैं तुम्हें एक लकड़ी की कार बना के देता हूँ। तुम ये मुन्ना को देना और उससे माफी भी मांग लेना। दरअसल गोपाल एक गरीब कारपेंटर था। वो लकड़ी से चीजें बनाकर उसे बाजार में बेचता था। यही उसका काम था और इसी से उसका घर चलता था। लेकिन बड़ी ही मुश्किल से घर में पैसे आते थे। एक दिन मुन्ना के लिए एक लकड़ी की कार बनाने लगता है। उधर मुन्ना के पिताजी मुन्ना की हालत देखकर कहते हैं, अरे ये क्या, एक धनिक का बेटा होकर मार खा के तू घर आया? तुझे ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ये सुनकर मुन्ना की माँ कहती है, आज तो मैं ना उसे अच्छा मजा चकाती हूँ। अभी से दादागिरी, उसे तो छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम चुप रहो। इन गरीबों से ऐसे ही रहना पड़ता है। इनको तो सबक सिखाना पड़ता है। ज्यादा छूट दिए तो ये सर पर बैठ जाते हैं गरीब कहीं के। उधर गोपाल एक लकड़ी की कार बनाकर चिंटू को देता है। चिंटू उस कार को लेकर मुन्ना के घर जाता है। मुन्ना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी कार को तोड़ा था ना, इसलिए मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए ये लकड़ी की कार बनाकर भेजी है। ये लो, मेरी तरफ से। और अब जल्दी से मुझे माफ कर दो। छी छी, क्या मेरे इतने बुरे दिन आए जो एक गरीब से यह ऐसा घटिया गिफ्ट लो? और वो भी क्या, एक लकड़ी की कार? अरे ले जाओ तुम ही ये वापस। मुझे नहीं चाहिए ऐसी गरीब की घटिया कार। मुन्ना चिंटू की कार को वापस कर देता है।
चिंटू फिर से उदास होकर घर वापस आता है और सब कुछ अपने पिताजी को बताता है। फिर चिंटू ही उस लकड़ी की कार से खेलने लगता है, लेकिन मुन्ना को उस कार के साथ खेलते देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस कार को जलाने की कोशिश करता है। तब गोपाल ही वहां आकर उस कार को जलाने से बचाता है और वो मुन्ना से कहता है, अरे मुन्ना, ये क्या कर रहे हो बेटा? इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। कि तभी वहां मुन्ना के पिताजी आते हैं और वो गोपाल से कहते हैं, अरे गोपाल, क्या पाठ पढ़ा रहा है मेरे बेटे को? दूर रहे उससे, छूने की भी कोशिश मत करना, गरीब कहीं के। देखिए भाई साहब, हमें अपने बच्चों को अच्छी बातें बताना चाहिए। इसे गरीब अमीर के भेदभाव की बातों से तो उनके मन पर बुरा असर होता है। देखिए, आज मुन्ना क्या करने जा रहा था। आग लगाते वक्त चिंटू या फिर मुन्ना को भी तकलीफ हो सकती थी। गोपाल की बात सुनकर मुन्ना के पिताजी को भी अपने गलती का एहसास होता है और वो कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो गोपाल, इसमें मेरी भी गलती है। चलो मुन्ना बेटा, अब चिंटू से दोस्ती कर लो। और हाँ गोपाल, मेरे बेटे के लिए भी ऐसी ही एक लकड़ी की कार बना कर देना। इस तरह चिंटू और मुन्ना उस दिन से अच्छे दोस्त बन जाते हैं और लकड़ी की कार से दोनों खेलते रहते हैं।